भारत की सर्वोच्च न्यायालय अदालत, ठीक है, जिसमें न्यायपालिका, उच्चतम न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, जनहित, मुकदमों सहित न्यायालयी सुधार। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की सर्वोच्च न्यायालय अदालत को किस नाम से पुकारा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के नाम से पुकारा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 31 न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य होता है और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। संविधान की संरक्षा के रूप में किसे जाना जाता है? संविधान की रक्षा के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की रक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने उम्र तक कार्यरत रहते हैं? तो वह 65 साल तक कार्यरत रहते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है? तो अनुच्छेद 124 में 124(1) में संविधान के 124(1) में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितना वेतन पाता है? तो अभी करंट जो है 2.80 लाख है। इंटरनेट से यह लिया हुआ है। अन्य न्यायाधीशों को प्राप्त वेतन कितना होता है? तो अन्य को पहले 90,000 था, लेकिन अभी के हाल में 2.50 लाख है। ये भी इंटरनेट से लिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है सर्वोच्च न्यायालय। क्या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के पश्चात पुनः उसी न्यायालय में कार्यभार ग्रहण कर सकता है? हाँ, कर सकता है, लेकिन वो पद पे नहीं आएगा, किसी और पद पे कार्यरत रह सकता है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 125(1). यह संविधान के अनुच्छेद में न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बारे में इसमें बात की गई है। 125(1). संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 127। संविधान के अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन है? तो अनुच्छेद 131 में संविधान के अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाने पर उसे पद मुक्त का आदेश कौन देता है? उसे पद मुक्ति का आदेश राष्ट्रपति देता है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? हरिलाल जे कानिया यह सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कार्यों हेतु किस भाषा को प्रयोग में लाया जाता है? अंग्रेजी भाषा में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कार्यों के हेतु अंग्रेजी भाषा को प्रयोग में लाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति जो हैं वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं। अनुच्छेद 143 के अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी यह प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी, लेडीज, ठीक है। मीरा साहिब फातिमा बीबी। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय स्थान प्रदान करता है कौन? अनुच्छेद 129। राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उत्पन्न अस्पष्टता की व्याख्या कौन करता है? संविधान में किसी अनुच्छेद में उत्पन्न अस्पष्टता की व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगर संविधान में कुछ बातें ऐसी है कि जो स्पष्ट समझ नहीं आ रही है तो उसका जो निकाय है वो सर्वोच्च न्यायालय से मिलता है।
उच्च न्यायालय को नागरिकों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण का कार्य सौंपकर वस्तुतः सामाजिक क्रांति के संरक्षण का भार सौंपा गया है। यह किसका कथन है? ऑस्टिन का यह कथन है। संविधान किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पूर्व में ही पदच्युत कर सकता है? संसद द्वारा 2/3 बहुमत से अक्षमता एवं कदाचार के आधार पर संसद में 2/3 की बहुमति हो और अक्षमता एवं कदाचार के आधार अगर प्राप्त होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पूर्व में ही पदच्युत कर सकते हैं। तो मतलब ये इसके पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। भारत में न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 1773 में भारत में न्यायालयों की स्थापना हुई। 1773 साल याद रहेगा ना। 1773 सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में बैठने वाले न्यायाधीशों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ में बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सामान्यतः किस प्रकार होती है? वरिष्ठता के द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है। नेक्स्ट, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है, जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं, कि वह यह कहता है कि यह किसी देश की न्यायपालिका के विषय में कहा गया है। यह किस देश की न्यायपालिका के संदर्भ में कहा गया है? तो यह कथन जो है कि हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है जिसे न्यायाधीश बतलाते हैं कि वह यह कहता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का कथन है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कौन से मामले आते हैं? तो इसमें सभी मामले आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्ति होगी? अनुच्छेद 129 में यह लिखा गया है कि यह वर्णित है 129 अनुच्छेद में कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसा न्यायालय की सभी शक्तियाँ उसे प्राप्त होगी। न्यायाधीश के लिए पेंशन और सेवानिवृत्ति वेतन की स्थापना कब शुरू की गई? 1976 में न्यायाधीश के लिए पेंशन और सेवानिवृत्ति की वेतन की व्यवस्था की गई। 1976 से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस में निहित है? तो भारत के न्यायिक पुनरावर्तन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के पास है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। सर्वोच्च न्यायालय का स्थायी स्थान दिल्ली में है, लेकिन इसकी बैठक कहीं भी हो सकती है? नहीं, इसका स्थान दिल्ली में ही है और इसकी बैठक भी सिर्फ दिल्ली में ही होती है और कहीं पे नहीं होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों को वेतन प्राप्त होता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीशों को वेतन प्राप्त होता है संचित निधि के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। 1973 में केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। केशवानंद बनाम भारती 1973। सर्वोच्च न्यायालय, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस विवाद में कहा गया कि संसद को संविधान के भाग 3 की शर्तों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है? तो यह कहा गया गोलकनाथ मामले में। गोलकनाथ मुकदमे के समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव थे।
सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र की बात किस अनुच्छेद में निहित है? तो 134 क में सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र की बात की गई है। 134 क में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में निम्न कथन क्या है? तो इसमें है, सत्य है यह कथन कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेशों का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी। यह सत्य है यह कथन। अनुच्छेद 139 से संबंधित है। कुछ रीट निकालने की शक्तियां का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, यह अनुच्छेद 139 में लिखा हुआ है कि कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। नेक्स्ट, अनुच्छेद 144 क संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह ए से संबंधित है। इसमें आएगा 144 क में क्या लिखा हुआ है? तो विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में 144 क में लिखा गया है। विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय न्यायपालिका का वर्णन कुल कितने अनुच्छेदों में है? तो कुल 24 अनुच्छेदों में संघीय न्यायपालिका का वर्णन है। न्यायिक पुनरावलोकन का विचार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन का विचार लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? न्यायालय का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के उन अधिनियमों को अवैध घोषित करने का अधिकार जो संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल हो, यह न्यायिक पुनरावलोकन है। किस संविधान संशोधन द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालयों को दोबारा प्राप्त हुई? 43वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालयों को वापस प्राप्त हुई। न्यायपालिका से संबंधित अनुच्छेद 124 से 147 तक है। न्यायपालिका से संबंधित अनुच्छेद 124 से 147 है, जिसमें न्यायपालिका से संबंधित कलम का उल्लेख किया गया है। 124 से 147, 124 से 147। यदि किसी कानून द्वारा राज्य मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 13 से संबंधित है कि यदि किसी कानून द्वारा राज्य मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 13 में यह लिखा हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की कल्पना एक अतिरिक्त विधान निर्माता के रूप में नहीं की गई, अपितु एक ऐसे निकाय के रूप में की गई है जिसे अभिव्यक्त कानून को लागू करना है। अलेक्जेंड्रिच का यह कथन है। ऐसे मामलों में जहां संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो, सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत अपील की जा सकती है? तो अनुच्छेद 132 के तहत अपील की जा सकती है। नेक्स्ट, बम्बई के पटवारी वासियों का मामला किस पत्रकार ने उठाया जो कि सार्वजनिक हित संरक्षण से संबंधित मामला था? ओल्गा तेलिस ने बम्बई के पटवारी वासियों का मामला इस पत्रकार ने ओल्गा तेलिस ने उठाया था। हितवाद को बढ़ावा देने से न्यायालय के मुकदमों की संख्या में वृद्धि होगी और उनके निपटारे से विलंब होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में उपरोक्त तर्क को अस्वीकार कर दिया? पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट बनाम भारत राज्य में हितवाद को बढ़ावा देने से न्यायालय
के मुकदमों की संख्या में वृद्धि होगी और उनके निपटारे से विलंब होगा। यह कथन को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेसी राइट बनाम भारत के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में उपरोक्त तर्क दिया था। न्यायाधीश P.N. भगवती और कृष्ण अय्यर का योगदान रहा है। न्यायाधीश P.N. भगवत और कृष्ण अय्यर का योगदान किसमें रहा है? जनहित याचिका की शुरुआत में रहा है। न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित प्रथम मामला रहा है मारबरी बनाम मेडिसन। 1809 का यह बनाव था। मारबरी एंड मेडिसन का बनाव जो था वह न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित प्रथम मामला था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित प्रथम मामला कौन सा था। तो उसमें ये चारों जो है ये चारों बहुत ही खास है, वैसे नाम दिए हुए हैं। तो आप इसमें सबसे प्रथम कौन सा था? तो ये था मारबरी बनाम मेडिसिन। ये केशवानंद भी नहीं, मिनरावल मिल्स भी नहीं और गोलकनाथ केस भी गोपालनाथ केस भी नहीं। मारबरी बनाम मेडिसिन 1809। बिहार की जेल में कैद विचाराधीन कैदियों का मुकदमा किसने लड़ा? तो बिहार की जेल में कैद विचाराधीन कैदियों का मुकदमा हिंगोरानी ने लड़ा था। हिंगोरानी। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है जिसका अर्थ है न्यायालय को अवमान के लिए किसी व्यक्ति को दंड देने की शक्ति भी है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा आधारित है, किस पर आधारित है? विधि के शासन पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णयों को बदला था। कौन से केस में? गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को बदला था। सर्वोच्च न्यायालय की निष्पक्षता एवं सर्वोच्चता के लिए अत्यंत आवश्यक है क्या? सेवानिवृत्ति के पश्चात न्यायाधीशों की किसी पद पर नियुक्ति न हो, यह सर्वोच्च न्यायालय की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारतीय संविधान में राष्ट्राध्यक्ष को न्यायपालिका द्वारा परामर्श देने का प्रावधान लिया गया है। कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभ क्षेत्राधिकार में आते हैं। कौन से सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो उपरोक्त सभी, जिसमें आएगा दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय कार्यरत होता है। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय कार्यरत होता है। और एक और भारत सरकार और एक किसी राज्य या राज्यों दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच का विवाद, कि भारत सरकार और किसी एक राज्य या अन्य बहुत सारे राज्यों के बीच का अगर भारत सरकार के साथ में कोई टकराव होता है तो उसके निपटारे के लिए सर्वोच्च न्यायालय कार्यरत है। हम संविधान के अंतर्गत है, किंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। अमेरिका के अलावा यह बात किस देश पर लागू होती है? तो यह बात हमने, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसमें ज़्यादातर बातें और न्यायाधीश की जो न्यायिक पुनरावलोकन की बातें हैं वो सब हमने ये अमेरिका से ग्रहण किया है, इसलिए यह बात भारत पर भी लागू होगी कि हम संविधान के अंतर्गत है, किंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। नेक्स्ट, इंग्लैंड में कौन सा सदन न्यायिक संसाधन के रूप में कार्य करता है? तो हाउस ऑफ लॉर्ड सदन जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन के लिए कार्य करता है, न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करता है। न्यायिक पुनरावलोकन मेरे से बोला गया, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं, न्यायिक संस्था के रूप में इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड कार्यरत है। वरिष्ठता क्रम की उपेक्षा करके 1973 में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया श्री अजित नाथ रे को वरिष्ठता क्रम की उपेक्षा करके 1973 में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। संसद की प्रमुख भूमिका रहती है इसमें। नेक्स्ट, किसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है यदि वह राष्ट्रपति की निगाह में
पारंगत विधेयता हो तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत की न्यायपालिका की स्थिति है क्या है? इंग्लैंड और अमेरिका के बीच की जो है स्थिति वो भारत के न्यायपालिका की स्थिति है। इंग्लैंड और अमेरिका के बीच की स्थिति भारत के न्यायपालिका की भी स्थिति है। सर्वोच्च न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से ली गई है? फ्रांस देश की न्याय प्रणाली से सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात ली गई है। फ्रांस में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात फ्रांस से ली गई है। क्या संसद द्वारा न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव एक ही सभा में पारित करना होता है? हाँ, संसद द्वारा न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव एक ही सभा में पारित करना होता है। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान क्या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पक्ष की पैरवी स्वयं कर सकता है? हाँ, अपने पक्ष के लिए वह पैरवी कर सकता है। महाभियोग के प्रोसेस के दौरान सर्वोच्च न्यायालय अपने पक्ष की पैरवी कर सकता है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति परामर्श देने से मना कर दिया था? किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को परामर्श देने से मना कर दिया था? तो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो मामला था, तो उसमें जब राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा था तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना परामर्श देने से मना कर दिया था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद में। 1993 में लोकसभा में लाया गया महाभियोग का प्रस्ताव असफल रहा, वह किसके विरुद्ध था? न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध था। क्या सैनिक न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध न्यायालयों से अपील की जा सकती है? नहीं, सैनिक न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार है संसद को। न्यायालयों के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को है। क्या सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति द्वारा किसी विषय पर परामर्श देने के लिए बाध्य है? नहीं, सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति द्वारा किसी विषय पर परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार के मामले आते हैं? उपरोक्त सभी, जिसमें आएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, परामर्शीय क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनहित का मामला दायर किया जा सकता है? अनुच्छेद 339 के तहत जनहित का मामला दायर किया जा सकता है। यदि आर्थिक मजबूरी की वजह से किसी को बहुत कम मजदूरी से संतोष करना पड़े तो इसे भी जबरी मजदूरी ही कहते हैं। किस विवाद में कहा गया? हाँ, देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर बहुत ही कम मजदूरी देकर और मजबूरी से वो काम करना पड़े तो यह भी जबरन मजदूरी ही कहा जाएगा। यह एशिया श्रमिक केस में 1942 को यह केस आया था। 1982 को यह केस आया था, एशिया श्रमिक केस, जिसमें यह विवाद का उपरोक्त बात कहा गया था कि अगर बहुत ही कम मजदूरी देके और मजदूरों को काम करना पड़ता है, उसको संतोष नहीं है, तो वह भी जबरन मजदूरी ही कही जाएगी। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सामान्य शांतिकालीन स्थिति में प्रेस को नियंत्रित करना अनुचित है? ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य केस में उच्च न्यायालय ने कहा कि शांतिकालीन स्थिति में प्रेस को नियंत्रित, यानी कि 10 पन्ने के अंदर ही प्रेस को अपना छापना होगा समाचार, तो इसको मना करके, इसको गलत बोल के, और उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि प्रेस को नियंत्रित करना अनुचित है सामान्य स्थिति में। ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य के केस में यह उपरोक्त निर्णय लिया गया था। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? जापान देश से ली गई है।
कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान देश से ली गई है। न्यायिक निरीक्षण की अनिवार्य शर्त है, क्या है? उपरोक्त सभी, जिसमें आएगा लिखित तथा कठोर संविधान, केंद्र एवं राज्य के माध्यम, शक्ति विभाजन और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, यह तीनों आएगा न्यायिक निरीक्षण के अंतर्गत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 214 में वर्णित है, क्या? प्रत्येक राज्य के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यह अनुच्छेद 214 में वर्णित है। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो निश्चित नहीं है। उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र सौंपता है, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन में उठे विवादों को कौन निपटाता है? तो संसद तथा विधानमंडल के सदन में सदस्यों के बीच जो निर्वाचन में उठे विवाद है, उसे राष्ट्रपति निपटाता है। न्याय पुनरावलोकन के सिद्धांत का उद्भव किस देश की शासन प्रणाली में सर्वप्रथम हुआ था? अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था। राष्ट्रीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है? संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है। गोपाल बनाम मद्रास राज्य में के मुकदमे में निवारक निरोध अधिनियम के किस खंड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया? खंड 14 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था गोपालन बनाम मद्रास के विषय में। अनुच्छेद 31 से 31C को सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में और क्यों अवैध घोषित किया? अनुच्छेद 31C को केशवानंद भारती बनाम केरल में, क्योंकि इस मौलिक अधिकारों पर आघात पहुंचता था। केशवानंद भारती बनाम केरल, इसमें अनुच्छेद 31C को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? अवैध घोषित किया, क्योंकि इससे मौलिक अधिकारों पर आघात पहुंचता था। इस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णयों को बदल डाला और मूल अधिकारों को अक्षुण्ण घोषित किया। गोपालनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में के विवाद में पूर्व निर्णय को बदल डाला और मूल अधिकारों को अक्षुण्ण घोषित किया। गोपालनाथ बनाम पंजाब राज्य। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार व्यवस्था किस देश से सम्मानित है? किस देश के समान है? कनाडा के समान है सर्वोच्च न्यायालय परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार व्यवस्था, कनाडा। न्यूनतम मजदूरी दिए बिना काम लेना किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। न्यूनतम मजदूरी ना दो और उससे काम लो। जनहित संरक्षण से संबंधित मामले किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं जन संरक्षण से संबंधित मामले। बिहार भागलपुर जेल के विचाराधीन कैदियों का मामला किसने उठाया? पुलिस आयोग के सदस्य K.F. रुस्तम जी ने उठाया था। पुलिस आयोग के सदस्य K.F. रुस्तम जी ने उठाया था बिहार भागलपुर जेल के विचाराधीन कैदियों का मामला। नेक्स्ट, अदालतों को निगरानी का काम इसलिए हाथ में लेना पड़ा क्योंकि उनके आदेशों को पूरा करने में कार्यपालिका का रिकॉर्ड खराब है। यह किसका कथन है? चन्नप्पा रेड्डी का यह कथन है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन आदि से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 219 है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होने की आयु सीमा है 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है और सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल है। 15वां संविधान संशोधन संबंधित है। इसके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र सीमा को 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया था। यह 15वां संविधान संशोधन संबंधित है, 60 से 62 साल किया गया था।
आयु सीमा को, यह 15वें संविधान संशोधन से संबंधित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 121। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के सेवा प्राप्त न्यायाधीशों पर भारत के किस न्यायालय में वकालत पर रोक लगाई गई? अनुच्छेद 220 के तहत उच्च न्यायालय के सेवा प्राप्त न्यायाधीशों पर भारत के किसी न्यायालय में वकालत पर रोक लगाई गई? अनुच्छेद 220 के तहत लगाई गई कि सेवा प्राप्त न्यायाधीशों को, मतलब कि जो निवृत्त हुए हैं, वह न्यायाधीश भारत के किसी अन्य न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। इस पर रोक लगाया गया अनुच्छेद 220 के तहत। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 223 के अनुसार कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र वर्णित है। 225 में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र वर्णित है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है। अनुच्छेद 222 के तहत किसी नहीं, यहाँ पे किस आएगा। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है। अच्छा, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कहीं और उसको पोस्टिंग दिया जाता है, तो यह कहाँ पे लिखा हुआ है? 222। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अयोग्यता और दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है। संसद की अनुशंसा पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय की स्वाधिकृत राज्य क्षेत्रों में आदेश रिट जारी करने की शक्ति संबंधित है। अनुच्छेद 226 में संबंधित है। दो राज्यों का केंद्र शासित प्रदेश के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है। संसद द्वारा कानून बनाकर की जाती है। दो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है। संसद द्वारा कानून बनाकर दो राज्यों में दो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था होती है संसद द्वारा कानून बनाकर। उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना संबंधित अनुच्छेद है। तो यह अनुच्छेद 231 में लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना हो सकती है। नेक्स्ट, न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 233 को जोड़ा गया है 20वें संविधान संशोधन अधिनियम से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला का नाम था अन्ना चंडी। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के गठन और कार्य का विवरण मिलता है किसमें? संविधान के भाग 6 खंड 5 में मिलता है। संविधान के भाग 6 और खंड 5 में उच्च न्यायालय के गठन और कार्य का विवरण मिलता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सलाह लेता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से सलाह लेता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन इसमें 90 है, लेकिन अभी 2,50,000 है। नेक्स्ट, अन्य या फिर आप नया देख लीजिएगा, नया कुछ चेंज हुआ हो तो इंटरनेट से आप जान सकते हैं। अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 80,000। अपर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 224 है। जब राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण करता है तो वह किससे सलाह लेता है? किससे सलाह लेता है?
वह सलाह लेता है भारत के मुख्य न्यायाधीश से। उच्च न्यायालय के अधिकारियों को कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश किसकी सलाह से करता है? तो वह करता है राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह से करता है। नेक्स्ट, अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण एवं नियंत्रण का पूर्ण अधिकार किसको है? उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण एवं नियंत्रण का पूर्ण अधिकार है। नेक्स्ट, इस समय में उच्च न्यायालयों की संख्या है कितनी है? 21 है। इस समय उच्च न्यायालय के न्यायालयों की संख्या कितनी है? 21 है। उच्च न्यायालयों की स्थापना या इससे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन कर सकता है संसद। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश वकालत कर सकता है किससे? उपरोक्त सभी से, जिसमें आएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालयों में और अन्य राज्यों के सर्वोच्च न्यायालयों में जिसका वह न्यायाधीश नहीं रह चुका है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालयों में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए की जाती है? तो 2 वर्ष के लिए अधिक से अधिक की जाती है अपर न्यायालयों की नियुक्ति। मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण पर उच्च न्यायालय द्वारा कौन से आदेश जारी किए जाते हैं? उपरोक्त सभी, जिसमें आएगा परमादेश, अधिकार पुच्छा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण और प्रतिषेध। ये चारों के द्वारा मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण पर उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जा सकता है, आदेश जारी किया जा सकता है। किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है? उपरोक्त ये क्वेश्चन आ चुका है। 15वें संशोधन द्वारा न्यायाधीशों की आयु सीमा को 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया था। अनुच्छेद 219 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 219 किससे संबंधित है? उच्च न्यायाधीशों के शपथ पत्र से संबंधित है। क्या? अनुच्छेद 219 उच्च न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाते हैं उसके शपथ पत्र से संबंधित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी योग्य माना जाएगा जब वह भारत का नागरिक होगा, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका होगा। यह दोनों आएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए, जो उसका क्राइटेरिया है उसमें दोनों आएगा। नेक्स्ट, 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय के गठन के पूर्व दिल्ली राज्य क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में था दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायालय। प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। यह अनुच्छेद 215 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है राज्यपाल द्वारा। न्यायाधीश की नियुक्ति में राज्यपाल किससे परामर्श करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करता है। न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायालय से परामर्श करता है न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए। क्या राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय से सलाह लेना अनिवार्य है? हाँ। अधीनस्थ न्यायालयों को पदच्युत करने का अधिकार है किसे? राज्यपाल को। दीवानी मामले में जिला में अपील की जा सकती है। दीवानी मामले में जिला में अपील की जा सकती है। तो दीवानी मामला हो जिला स्तर का, तो जिला स्तर का मामला जिला न्यायालय में अपील इसके लिए की जा सकती है दीवानी मामले में। फौजदारी मामले में अपील की जा सकती है सेशन जज के न्यायालय में फौजदारी मामले के लिए जिला स्तर पर अपील की जा सकती है।